हाय एवरीवन। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। विलियम वर्ड्सवर्थ के पिछले सेशन में एक सेशन हम ले चुके हैं ऑलरेडी। उस सेशन में हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 ये दो डिस्कस कर लिए थे। आज जो बारी है वो है क्वेश्चन नंबर 3 की। हम क्वेश्चन नंबर 3 से शुरू करेंगे। और आपके लिए एक ज़रूरी बात कि अभी हमने आज ही क्रिटिकल एप्रिसिएशन का एक वीडियो अपलोड किया है जिसमें पूरी आपको थ्योरी, उसका प्रोफार्मा क्या रहेगा, किस इंट्रो को आपको पहले रखना है और थीम को या पर्पस को या उसके राइम स्कीम को, मीटर को, उन सब को कैसे लिखना है, बताना है अपने लॉन्ग आंसर में। वो सारा कुछ हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। आपने अगर वो सेशन नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए। उस एक सेशन से आपके बहुत सारे क्वेश्चन बन जाने की पूरी उम्मीद है। ठीक है भाई, चलिए देखते हैं। राइट अ नोट ऑन द स्टेजेस ऑफ वर्ड्सवर्थ लव फॉर नेचर। करेंगे एक नोट आप लिख दीजिए कि वर्ड्सवर्थ की जिसमें स्टेजेस बताई गई हों कि किस किस स्टेज में उन्होंने नेचर को चाहा है, उससे प्रेरणा ली है। ठीक है, कितनी स्टेजेस है और क्या उनके चाहने का अंदाज रहा है वो बता दीजिए। चलिए देखते हैं। द स्टेजेस ऑफ वर्ड्सवर्थ लव फॉर नेचर रिप्रेजेंट हिज ग्रेजुअल स्पिरिचुअल एंड इमोशनल एवोल्यूशन। द स्टेजेस ऑफ वर्ड्सवर्थ लव, वर्ड्सवर्थ के प्यार की जो स्टेजेस हैं फॉर नेचर, किसके लिए? प्रकृति के लिए, नेचर के लिए। रिप्रेजेंट वो प्रस्तुत करते हैं ग्रेजुअल स्पिरिचुअल एंड इमोशनल एवोल्यूशन। ग्रेजुअल धीरे होने वाला या क्रमिक, स्पिरिचुअल आत्मिक या दैवी, और इमोशनल एवोल्यूशन को, विकास को। यानी जो वर्ड्सवर्थ के प्यार के स्टेजेस हैं नेचर के प्रति, वो वर्ड्सवर्थ के उस विकास को, उस क्रमिक विकास को दिखाते हैं जो कि स्पिरिचुअल भी है और इमोशनल भी है। हिज रिलेशनशिप विथ नेचर में बी डिवाइडेड, उनकी जो रिलेशनशिप रही ना नेचर से, उसको आप डिवाइड कर सकते हैं 3 स्टेजेस, 3 स्टेजेस। ब्यूटीफुली इलस्ट्रेटेड इन टिंटरनेबे एंड द प्रल्यूड, जिसे बड़ी ब्यूटीफुली इलस्ट्रेट किया गया है किसमें? टिंटरनेबे में और द प्रल्यूड वर्क में। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे कौन कौन सी स्टेजेस हैं। इन द फर्स्ट स्टेज, पहली स्टेज में जो कि उनका बॉयहुड है, जो वर्ड्सवर्थ हैं एक्सपीरियंस, जो वो अनुभव करते हैं नेचर का एज अ सोर्स ऑफ फिजिकल जॉय, एक शारीरिक खुशी या सुख के तौर पर, एंड केयर फ्री डिलाइट, और एक निश्चिंत खुशी के तौर पर। ही रोम्ड लाइक अ डियर, वो एक हिरन के बच्चे की तरह टहलते घूमते हैं। लीपिंग अक्रॉस द माउंटेन्स, लीपिंग अक्रॉस माउंटेन्स, पर्वतों में लीपिंग अक्रॉस, उछलते कूदते हैं। और रिवर्स में खूब कूद कूद के नहाते हैं, जैसे हम लोग नहाया करते थे बचपन में। खैर नदी तो नहीं मिलती थी अपने को, छोटे मोटे तालाब हुआ करते थे। एंड स्ट्रीम्स, और धाराओं में नहाया कूदा करते थे। टेकिंग पार्ट, और भाग लिया करते थे इन व्हाट ही लेटर कॉल्ड, जिसे उन्होंने बाद में कहा है क्या? ग्लैड एनिमल मूवमेंट्स, एक खुशी भरे किसी जानवर के मूवमेंट के तरह। जैसे कोई जानवर जो है प्रकृति के आंचल में उछलता कूदता हुआ, जैसे हिरन का बच्चे को ले लीजिए, तो बड़े ही खूबसूरत अंदाज में उसको जो है इन्होंने व्यक्त किया है। हिज प्लेजर्स वर कोर्स एंड सेंसुअस, उनके जो प्लेजर्स थे ना, आप कह सकते हैं कि बचपन के जो हमारे प्लेजर्स होते हैं, खुशियाँ, वो थोड़ी सी उनका लेवल जो है उतना अच्छा नहीं होता है, निचले लेवल की होती हैं। कोर्स वैसे भद्दा होता है, भद्दा शब्द नहीं ठीक है, इसलिए अपन निचला थोड़ा सा यूज़ कर रहे हैं कि हिज प्लेजर्स वर कोर्स, उनके जो खुशी या आनंद था ना, वो थोड़ा निचले स्तर का था। एंड सेंसुअस, और सेंसुअस था, ज़्यादा कोई ख़ास चीज़ थी नहीं उसमें। अराइजिंग फ्रॉम मेयर कॉन्टेक्ट, जो सिर्फ वो कॉन्टेक्ट से अराइजिंग उनके अंदर आज जगता था। विद द ब्यूटी, सुंदरता से, और फ्रीडम ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड, और इस प्राकृतिक दुनिया की आज़ादी से। जैसे ही वो संपर्क में आते थे, बस उनके अंदर ये कोर्स एंड सेंसुअस प्लेजर जागृत हो जाता था और वो उसका आनंद लेते थे। इन द सेकेंड स्टेज में देखिए, एज अ यूथ, जबकि वो नवयुवक हो गए हैं, तो हिज लव ऑफ नेचर, उनका जो प्रकृति के प्रति प्रेम है, डीपेंड इनटू इमोशनल इंटेंसिटी, अब वो एक इमोशनल इंटेंसिटी का रूप ले चुका है, जो कि बहुत गहराई तक उनके अंदर मौजूद है, या जिसने बड़ी गहराई तक उन्हें प्रभावित किया है, ये भी कह सकते हैं। ही डिलाइटेड इन द कलर्स, वो उन रंगों में डिलाइट, खुशी पाते हैं। शेप्स, आकारों में खुशी पाते हैं। साउंड्स ऑफ नेचर, और प्रकृति की साउंड्स में चिड़ियों की चहकने की आवाज़ है, और झरने की
गिरने की आवाज़ है, पानी के कलकल बहने की कलकल ध्वनि है। ये सब ज़बरदस्त आवाज़ें हैं कि अब ये टाइम निकालिए, इनकी तरफ ध्यान लगाइए तो आपको गज़ब ही आनंद मिलेगा। द कैटरेक्ट हॉन्टेड हिम, और जो कैटरेक्ट होते थे ना, जो झरने होते थे बड़े बड़े, वो उन्हें डराया करते थे। लाइक अ फैशन, हॉन्टेड डराना, डराना नहीं मजा आएगा ना, तो पूरा सेंस ही बिगड़ जाएगा। यहाँ कहिए कि हॉन्टेड हिम, उसे उन्हें जो है एक भय युक्त, उन्हें एक भय युक्त मजा देते थे, जिसमें डर भी था और आनंद भी था। लाइक अ पैशन, किसी जुनून की तरह। वाइल माउंटेन्स, जबकि जो पर्वत हैं, रॉक्स और पहाड़ियाँ जो हैं, बिकेम हो बन जाती हैं उनकी एन एपेटाइट, एक भूख की तरह। एट दिस पीरियड, इस समय तक ही एक्सपीरियंस, दोनों वो एक्सपीरियंस करने लगे थे एकिंग जॉयज एंड डिजी रैप्चर्स। एकिंग जॉयज, प्रकृति में मौजूद एकिंग, दर्द भरे आनंद को महसूस करने लगे थे, और डिजी रैप्चर्स, और उसके आकर्षण को भी महसूस करने लगे। तो मंत्र मुग्धता होता है वैसे। एंड अनरिफ्लेक्टिंग येट पैशनेट डिवोशन, और एक ऐसा डिवोशन जिसको ये रिफ्लेक्ट तो नहीं कर पाते, लेकिन वो एक श्रद्धा है जो उनके अंदर आ जाया करती थी। टू आउटवर्ड ब्यूटी, इस बाहरी सुंदरता के लिए। ये एक आपकी बात है, सेकंड स्टेज की बात है। थर्ड स्टेज में आइए। थर्ड स्टेज में, इन द थर्ड एंड फाइनल स्टेज, थर्ड और आखिरी स्टेज में, आफ्टर फेसिंग ह्यूमन सफरिंग्स, इंसानों की कष्टों को देख करके, महसूस करके, द स्टिल एंड सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी, और मानव के स्टिल, खामोश या शांत और दुखी म्यूजिक को, गीत को सुन करके, संगीत को सुन करके, वर्ड्सवर्थ लव ऑफ नेचर बिकेम स्पिरिचुअल एंड इंटेलेक्चुअल। वर्ड्सवर्थ का जो नेचर के प्रति लव है ना, वो स्पिरिचुअल भी हो जाता है और इंटेलेक्चुअल भी हो जाता है। ही डिस्कवर्ड, वो खोजते हैं, इन अ लिविंग प्रेजेंस, इन हर लिविंग प्रेजेंस, उसकी एक लिविंग प्रेजेंस में। लिविंग प्रेजेंस से मतलब है कि प्रकृति हर तरफ मौजूद है और वो जीवित है, उसमें भी ताकत है, उसमें भी शक्ति है। एंड डिवाइन स्पिरिट परवेडिंग ऑल ऑब्जेक्ट्स, द सनसेट। करें कि एंड अ डिवाइन स्पिरिट, और एक ऐसी डिवाइन स्पिरिट को वो महसूस करते हैं या खोज लेते हैं, परवेडिंग ऑल ऑब्जेक्ट्स, उस सारे ऑब्जेक्ट्स को ढांपे हुए हैं अपने अंदर। द सनसेट, सनसेट को भी। द ओशियन, और समुद्र को भी। द स्काई, और आकाश को। ठीक। नेचर बिकेम हिज नर्स, नेचर उनके लिए एक नर्स बन जाती है। गाइड, एक मार्गदर्शक बन जाती है। अ गार्जियन, एक संरक्षक बन जाती है। शेपिंग हिज मोरल बीइंग, उनकी नैतिकता को आकार प्रदान करते हुए। एंड ऑफरिंग स्पिरिचुअल हीलिंग, और दैवीय हीलिंग या उपचार, इलाज प्रदान करते हुए उनके लिए नर्स और गाइड और गार्जियन बन जाती है कौन? नेचर। ठीक है। दस इस प्रकार से वर्ड्सवर्थ जर्नी मूव्स फ्रॉम सेंसुअस डिलाइट, जब देखेंगे आप कि जो वर्ड्सवर्थ की जर्नी है, या प्रकृति से उनके कनेक्शन की, उनके जुड़ाव की जो जो समय अवधि है, वो सेंसुअस डिलाइट से होती हुई पैशनेट एव को पहुंचती है, जुनूनी भय जो कि सम्मान से युक्त है, और स्पिरिचुअल वर्शिप तक उनको अंत में ले जाती है। मेकिंग हिम द ट्रू हाई प्रीस्ट ऑफ नेचर, और उन्हें प्रकृति का एक हाई प्रीस्ट, सच्चा हाई प्रीस्ट बना करके हमें प्रदान कर देती है, जिससे वो अपनी नेचर के प्रति श्रद्धा को व्यक्त करते ही रहते हैं पूरी जिंदगी। इसीलिए उनको ये सारे तमगे जो हैं वो दिए गए, उनको जो हाई प्रीस्ट ऑफ नेचर कहा गया है ना, पोएट ऑफ नेचर कहा गया, बहुत कुछ। अगला देखिए, कमेंट ऑन वर्ड्सवर्थ स्टाइल। वर्ड्सवर्थ की स्टाइल पर कुछ कमेंट करिए, क्या स्टाइल में लिखते थे, क्या लिखते थे, देखते हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ's पोएटिक स्टाइल इज नोन फॉर इट्स सिंप्लिसिटी, वो अपनी शालीनता के लिए, स्ट्रॉन्ग फोकस ऑन नेचर, और प्रकृति पर उनके स्ट्रॉन्ग फोकस के लिए जानी जाती है। ही बिलीव्ड, वो मानते थे, दैट की पोइट्री शुड बी रिटन इन द लैंग्वेज ऑफ एवरीडे पीपल, कि पोइट्री को दिन प्रतिदिन की लोगों की भाषा में लिखा जाना चाहिए। यूजिंग क्लियर एंड सिंपल वर्ड्स, जिसमें क्लियर एंड सिंपल वर्ड्स होने चाहिए, इंस्टीड ऑफ फैंसी और कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज। इंस्टीड ऑफ यानी फैंसी काल्पनिक, और जटिल भाषा के इंस्टीड बजाय, इसे जो है आम बोलचाल की भाषा में लिखना चाहिए।
वर्ड्सवर्थ ऑफन रोट अबाउट कॉमन थिंग्स, ये कॉमन थिंग्स के बारे में लिखा ही करते थे इन डेली लाइफ, जो हमारे डेली लाइफ में होती हैं। मेकिंग हिज पोएम्स, अपनी पोएम को बनाते हुए इजी, आसान, फॉर एवरीवन, हर किसी के लिए, टू अंडरस्टैंड, समझने के लिए। यानी वो आसान भाषा का यूज़ करते थे। उनकी थीम्स भी और सब्जेक्ट्स भी और जो टोन भी होती थी वो भी बस आसान ही होती थी, ताकि आसानी से लोग उसे समझ सकें, आम लोग भी समझ जाए। जैसे ऑफन आई हैड हर्ड ऑफ लूसी ग्रे, प्राय मैंने लूसी ग्रे के बारे में सुन रखा है या सुना था। वेन, अगर आप पास्ट में चाहेंगे तो था आ जाएगा, ठीक है, लेकिन अगर प्रेजेंट में ही इसको समझना चाहेंगे तो फिर क्या कहेंगे, प्रायः मैंने लूसी ग्रे के बारे में सुना है। एंड वेन, और एक बार जब, आई क्रॉस्ड द विंड वाइल्ड, सॉरी, मैं जंगल को पार कर रहा था ना, आई चांस्ड, मुझे मौका मिला, टू सी, देखने का, एट ब्रेक ऑफ डे, सूर्योदय के समय, किसको, द सोलिटरी चाइल्ड, उस एकाकी लड़की को, जो कि कौन है, लूसी ग्रे है। यानी करेंगे मैंने अक्सर लूसी ग्रे के बारे में सुना तो है, मगर मौका एक बार तब लगा जब मैंने जंगल को क्रॉस किया, पार किया, और सूर्योदय हो रहा था, तभी मैंने जो है फिर उसे देख भी लिया। अ बिग पार्ट ऑफ हिज स्टाइल, करें कि उनकी स्टाइल का एक बहुत बड़ा जो भाग है ना, कैसा है, इस डीप लव फॉर नेचर, वो भरा हुआ है गहरे प्रेम से प्रकृति के प्रति, नेचर के प्रति। ही डिस्क्राइब्ड नेचर, वो नेचर को डिस्क्राइब करते हैं एज अ टीचर, एक टीचर के तौर पे, फ्रेंड, दोस्त के तौर पे। शोइंग हाउ बीइंग इन द कंट्री साइड और लुकिंग एट प्लांट्स, रिवर्स कुड ब्रिंग पीस एंड हैप्पीनेस। शोइंग कि कैसे, हाउ बीइंग इन द कंट्री साइड, के गाँव में रह करके, बीइंग होना, वहाँ पर मौजूद होना, लुकिंग एट प्लांट्स, पौधों को देख करके, रिवर्स, नदियों को देख करके, कुड ब्रिंग, या इन सभी को देखना क्या लेकर के आएगा, पीस, आपके लिए शांति लेकर के आएगा, हैप्पीनेस, खुशी लेकर के आएगा। एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग इमोशंस, ये जो बात है ना, उनके स्ट्रॉन्ग इमोशन को व्यक्त करती है। ही सेड, वो ये भी कहते हैं कि पोइट्री ऑल्सो कम्स फ्रॉम द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स। पोइट्री, यहाँ पोएम की ज़रूरत नहीं है, या पोएम से लिखिए तो पोइट्री की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, दोनों में से कोई है। ही सेड दैट, वो कहते हैं कि पोइट्री आल्सो कम्स, वो आती है, फ्रॉम द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स, उन पावरफुल फीलिंग्स के ज़रिए जो आपके अंदर लगातार बहती हैं, और बहुत उनके फ्लो में भी ताकत होती है और उनमें भी ताकत होती है। मीनिंग ट्रू ब्यूटी इज, पोइट्री इज फुल ऑफ रियल इमोशंस, इसका मतलब ये है कि जो ट्रू पोइट्री है ना, वो रियल इमोशन से भरी होती है। वर्ड्सवर्थ, ये लाइन देख लीजिए, फॉर ऑफन व्हेन ऑन माई काउच आई लाई, जब मैं अपने बिस्तर में, अपने गद्दे पर लेटा हुआ होता हूँ ना, इन वैकेंट और इन पेंसिव मूड, खालीपन में या एक गंभीर मुद्रा में, तो दे फ्लैश अपॉन दैट इनवर्ड आई विच इज़ द ब्लिस ऑफ सोलिट्यूड। दे फ्लैश, तो ये सारे जो प्राकृतिक दृश्य है ना, वो फ्लैश अपॉन दैट इनवर्ड आए, तो वो मेरी अंतरात्मा की आंखों से क्या करते हैं, झांकते हैं, झलकते हैं। विच इज़ द ब्लिस ऑफ द सोलिट्यूड, और ये जो मेरी इनवर्ड आय है ना, जो मेरे अंतर्निहित आंखें हैं, जो मेरी अंतरात्मा की आंखें हैं, वो एक वरदान की तरह है, ऑफ सॉलिट्यूड, किसके वरदान की तरह है, एक सन्नाटे के, अकेलेपन के बलिदान की तरह है, ठीक है। अच्छा, एंड देन, और तभी, माई हार्ट, मेरा दिल, विद प्लेजर फिल्स, खुशी से भर जाता है, एंड डांसेस विद द डेफोडिल्स, और वो डेफोडिल्स के साथ में डांस करने लगता है। आप समझ ही गए होंगे कि जो लाइन्स है ये डेफोडिल्स से ली गई हैं। चलिए आगे देख लीजिए, वर्ड्सवर्थ ऑफन यूज्ड मेमोरी एंड इमेजिनेशन, वर्ड्सवर्थ जो है वो अक्सर यादाश्त को इस्तेमाल करते हैं, अपनी कल्पना को इस्तेमाल करते हैं इन इस वर्क, अपने वर्क्स में। शोइंग हाउ रिमेंबरिंग टाइम स्पेंट इन नेचर कुड कंफर्ट पीपल, शोइंग, ये दिखाते हुए कि हाउ रिमेंबरिंग टाइम, उस समय को याद करना जो स्पेंट गुजारा गया है कहाँ, नेचर के साथ में, कुड कंफर्ट पीपल, लोगों को आराम देता है, उन्हें प्रसन्न करता है। ड्यूरिंग हार्ड टाइम्स, उनकी कठिन समय के दौरान, जब वो थोड़ा सा दुखी हो, उदास हो, उस समय अगर वो प्रकृति के साथ रहें या कभी रहें और उसको याद करें तो उनको अलग ही आनंद मिलेगा।
हिज पोइट्री इज काम, उनकी जो पोइट्री है ना बहुत शांत है, थॉटफुल, विचारशील है, पॉजिटिव, सकारात्मक है, इनवाइटिंग रीडर्स, रीडर्स को इनवाइट करती है, टू सी ब्यूटी, कि वो आए और सुंदरता को देखें, इन सिंपल थिंग्स, छोटी छोटी चीज़ों में, प्राकृतिक चीज़ों, फूल है, पत्ती है, किसी पेड़ की शाखें हैं या किसी छोटे पौधे की टहनियाँ हैं, उनको आप देखिए, उनमें ध्यान लगाइए, है ना। और फिर ये सोचिए कि क्या हम कभी कुछ ऐसा बना सकते हैं जो जीवंत हो, एक बार जिससे ज़मीन का साथ मिल जाए और पानी का साथ मिल जाए तो फिर बढ़ता ही रहे वो, बढ़ता ही रहे वो। और जब आप वो इनके कांटेक्ट में, संपर्क में जाएं तो आप वो चिड़ियों की चहचहाट को सुनिए, जल की कलकल ध्वनि को सुनिए, और हवाओं की साए साए को सुनिए। एक अलग ही उसमें मज़ा है, अगर आप उसमें खो करके उसे महसूस करेंगे तो। अगर आप पहले से ही दिमाग में कुछ विचार बना रखे हैं कि क्या करेंगे वहाँ जंगल में, वहाँ कुछ मिलेगा नहीं, ये वो मिलेगा क्या नहीं आपको, वहाँ आपको हमारे शहरों के प्रदूषित धुएं नहीं मिलेंगे, वहाँ आपको दूषित हवाएं नहीं मिलेंगी, और वहाँ आपको जंगल में किसी तरह की वैमनस्या, क्या कहते हैं, क्या शब्द है वो, किसी तरह का जहरीलापन नहीं मिलेगा जो आज इंसान के अंदर मौजूद है, कि सामने वो कुछ और है, अंदर कुछ और है। प्रकृति में सब कुछ जैसा बाहर है वैसा ही वो अंदर से भी है, कोमल, और इंसान से प्यार करने वाला, इंसान के काम आने वाला, है ना। ये उन्होंने कहा कि सिंपल चीज़ों में देखिए ना, क्या क्या नहीं जंगलों ने और पेड़ों ने सेक्रीफाइस किए हैं इंसानों के लिए। अपने फल भी देते हैं हमें, औषधियाँ भी देते हैं, अपनी लकड़ियाँ भी देते हैं, अपनी पत्तियाँ भी देते हैं, बहुत कुछ। वर्ड्सवर्थ स्टाइल जो है ना, चेंज टू इंग्लिश पोइट्री, इन्होंने इंग्लिश पोइट्री को ही चेंज कर दिया फॉर एवर, हमेशा के लिए, बाई मेकिंग इट मोर नेचुरल एंड इमोशनल, इसे और ज़्यादा नेचुरल, प्राकृतिक बना करके, और इमोशनल, भाव से भरे हुई बना करके। ठीक है भाई, बहुत गजब योगदान है इनका। और वैसे भी आप नेचर से मिलिए तो सही, तो आपको एक अलग ही जिंदगी की फीलिंग आएगी। आप देखते नहीं शहरों में किस तरह से लोग कहते हैं कि भाई रिटायरमेंट के बाद तो भाई ये गांव में रहेंगे, यहाँ बड़ी हर चीज़ जो है वो मज़ेदार नहीं है, सब कुछ बुरा ही बुरा है, प्रदूषित हवा, प्रदूषित जल। अक्सर लोग कहते हैं कि रिटायरमेंट के बाद गांव में बसेंगे, फार्म हाउस बनाएंगे, खेती किसानी करेंगे। सिर्फ बड़े लोग नहीं, बड़े बड़े स्टार, चाहे वो क्रिकेट स्टार हो, फिल्म स्टार हो, कोई भी हो, किसी भी फील्ड से रिलेटेड, आखिरी जो उनको ज़िंदगी पसंद है ना, वो सुकून और शांति की है। और वो कहाँ मिलती है? व्हेन वी आर इन कांटेक्ट ऑफ विथ नेचर, सिंपल। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, कमेंट ऑन द ब्लेमिशेस। ब्लेमिशेस मतलब लिमिटेशन, लिमिटेशंस को ज़रा सा बता दीजिए, कमेंट कर दीजिए, किसकी? वर्ड्सवर्थ की पोइट्री की करेंगे। वर्ड्सवर्थ की जो पोइट्री है उसकी लिमिटेशंस क्या हैं उसको थोड़ा सा बताइए, उस पर कमेंट करिए, देखते हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ पोइट्री, वाइल फेमस, एक तरफ तो वो प्रसिद्ध है सम क्लियर लिमिटेशंस, दूसरी तरफ उसकी कुछ क्लियर, बिल्कुल साफ दिखने वाली सीमाएं भी हैं, लिमिटेशंस। वन मेजर प्रॉब्लम इज दैट, उनकी एक बहुत बड़ी जो समस्या हुई है कि हिज क्वालिटी इज वेरी अनइवन, बड़ी ऊपर नीचे है, अनइवन है। अनइवन शायद ये कहते होंगे कि कभी कुछ कहते हैं कभी कुछ कहते हैं, है ना। सम पोएम्स आर वंडरफुल, कुछ पोएम तो ज़बरदस्त हैं, बट मेनी अदर्स, लेकिन बहुत सारी दूसरी, आर डल, बहुत ज़्यादा डल है, नीरस है, बिना मज़े की है, और अनइंस्पायर्ड, या वो बिल्कुल प्रेरित ही नहीं है, ऐसी लिख दी गई हैं बस, सिर्फ शब्दों में, विदाउट फीलिंग्स। इवन इन हिज लॉन्ग वर्क्स, जैसे कि आप उनके बड़े वर्क भी देखिए ना, इसे द प्रिल्यूड है, देयर आर सेक्शंस, कुछ ऐसे सेक्शंस हैं इसमें दैट फील फ्लैट एंड बोरिंग, जो फ्लैट और बोरिंग महसूस होते हैं। मोस्ट ऑफ हिज ट्रूली ग्रेट लाइन्स आर फाउंड इन हिज शॉर्टर पोएम्स, जबकि आप देखेंगे तो जो उनकी ट्रूली ग्रेट लाइन्स है ना वो उनके छोटे वर्क्स में, पोएम्स में देखने को मिलेंगे, नॉट लॉन्ग वंस, बड़ी पोएम्स या बड़े वर्क्स में नहीं। वर्ड्सवर्थ इज ऑफन टू फोकस्ड ऑन माइन्यूट डिटेल्स, और ये भी कहते हैं कि वर्ड्सवर्थ लगता है कि कभी कभी बड़ी माइन्यूट डिटेल में चले जाते हैं, अननेसेसरी। समटाइम्स, कभी कभी, ही डिस्क्राइब्स सिंपल थिंग्स, वो बड़ी सिंपल चीज़ों को डिस्क्राइब करते हैं इन अ वे, एक ऐसे ढंग से दैट फील्स वेरी ऑर्डिनरी, जो बिल्कुल साधारण और मैटर ऑफ फैक्ट,
रादर देन पोइटिक, या वो कोई फैक्ट बता देते हैं बस, रादर देन पोइटिक, पोइट्री का उससे कोई लेना देना ही नहीं है। ही ऑल्सो टेंड्स टू यूज ट्राइबल सब्जेक्ट्स, वो कोशिश करते हैं टू यूज ट्राइबल सब्जेक्ट, छोटे छोटे सब्जेक्ट्स का यूज करने का, और गिव टू मच इंपॉर्टेंस टू स्मॉल थिंग्स, या कभी कभी कोशिश ये भी करते हैं कि छोटी चीज़ों को बड़ा महत्व दे देते हैं, विच कैन मेक हिज पोइट्री फील लेस एक्साइटिंग, जिससे उनकी जो पोइट्री है वो लेस एक्साइटिंग हमें महसूस होती है। हर किसी की कुछ ना कुछ लिमिटेशंस हैं, है ना। अनदर वीकनेस इज, दूसरी जो कमी है, कमजोरी है, वो क्या है, हिज लैक ऑफ ह्यूमर, उनमें ह्यूमर कम पाया जाता है, ड्रामेटिक पावर भी कम पाया जाता है। हिज पोएम्स, उनकी जो कविताएं हैं, आर सीरियस, गंभीर हैं, बट लेकिन ही रेयरली शोज अ प्लेफुल और लिवली साइड, वो बड़ी मुश्किल से ही कभी कोई लिवली साइड या प्लेफुल साइड को दिखाते हैं हमारे सामने। मतलब ये नहीं लगता है कि शब्दों से कोई इमेजरी उभर रही है, या उन शब्दों से कोई एक ऐसी चीज दिख रही है जो वाकई में जीवंत है। ये बात पूरी तरह से सही नहीं है। अब क्रिटिक्स को तो वो है ही है, इसीलिए क्रिटिक्स ऑल्सो से, क्रिटिक्स ये भी कहते हैं कि ही डज नॉट टेल स्टोरीज, वो कहानियां तो नहीं बताते हैं वेरी वेल अच्छे से, एंड ऑफन राइट्स अबाउट हिमसेल्फ टू मच, अपने बारे में बहुत लिखा करते हैं, जिसको इगोइज्म कहते हैं कि मैं हूं और सिर्फ मैं हूं। फाइनली, और अंत में, वर्ड्सवर्थ ओनली शोज द ब्यूटीफुल जेंटल साइड ऑफ नेचर, ये बात मान सकते हैं आप कि वर्ड्सवर्थ जो है वो सिर्फ सुंदर और जेंटल, एक विनम्र साइड ऑफ नेचर को दिखाते हैं, मतलब नेचर से कोई नुकसान नहीं है, बड़े फायदे ही फायदे हैं, और इग्नोर्स द हार्श और क्रूएल पार्ट्स, जबकि वो इसके क्रूएल और हार्श पार्ट्स को क्या है, भूल जाते हैं। भूकंप है, बाढ़ है, सूखा है, फेमाइन, प्लेग है, ये सारी प्राकृतिक चीजें हैं। प्लेग तो ये समझिए कि एक टाइम था जो प्राकृतिक ही था, वो अब तो खैर वो, जब ये साइंस बढ़ गई है ना, तो लोगों ने अपनी दवाओं बेचने के लिए सबसे पहले वो बीमारी को बनाते हैं विषाणुओं में। आपने कोरोना के टाइम सुना ही है, चीन का क्या रोल रोल रहा है इसको फैलाने में। तो ये बहुत टाइम से मक्कारी चल रही है, खासकर मेडिसिन की फील्ड में। तो खैर वो दूसरी बात है, आ गई दिमाग में तो आपको बता दिया। तो कहते हैं कि जो ये वर्ड्सवर्थ है ना, वो सिर्फ एक ब्यूटीफुल साइड ऑफ नेचर दिखाते हैं, इसकी डेंजरस या डिस्ट्रक्टिव साइड को नहीं दिखाते हैं, कि इसमें विनाशकारी शक्तियां भी हैं। अच्छा, इसका काउंटर जवाब ये हो सकता है कि विनाशकारी अक्सर प्रकृति तब होती है ना जब उसके साथ छेड़छाड़ की जाती, पेड़ काटोगे बारिश नहीं होगी, सूखा पड़ेगा, है ना। और जब बहुत ज्यादा बारिश होगी, जब वो जमीन उसको नहीं सोखेगी तो क्या होगा, उससे बाढ़ आ जाएगी, है ना। और सूखा भी उसी रीजन से पड़ रहा है। दूसरी बात, जब आप प्रकृति से छेड़छाड़ करेंगे तो क्या होगा, ग्रीन हाउस गैसों का प्रभाव हमें झेलना पड़ेगा, जो हमारे ग्लेशियर्स हैं वो पिघल रहे हैं, हम सभी जानते हैं। तो प्रकृति के कुछ नियम हैं, उनको हमें फॉलो करना ही चाहिए। अब क्रिटिक हैं वो, खैर जो भी कह रहे हैं, ये थोड़ी सी बात सही है कि इन्होंने डार्क साइड ऑफ नेचर नहीं दिखाई है, ब्राइट साइड ऑफ नेचर दिखाई है। दीज फ्लॉज मेक हिज पोइट्री समटाइम्स बोरिंग और इनकम्प्लीट, ये जो फ्लॉज है ना, ये छोटी छोटी गलतियां हैं, ये उनकी पोइट्री को कभी कभी बोरिंग और इनकम्प्लीट बनाती हैं। इवन दो मेनी ऑफ हिज आइडियाज आर डीप एंड मूविंग, यद्यपि आप देखेंगे ना तो उनके बहुत सारे विचार डीप, गहरे हैं, एंड मूविंग, और प्रभावित करने वाले भी हैं। ठीक है, तो दोनों बातें हैं, उन्होंने कुछ ज़्यादा ही बुराई कर दी है। खैर, अपन को दोनों ध्यान रखने पड़ेंगे, क्योंकि क्वेश्चन कोई भी पूछा जा सकता है, दिल पे कोई बात नहीं लेना है, अपनी तैयारी अच्छे से करना है। ठीक है भाई, हो गए हमारे 3 क्वेश्चंस। उम्मीद है सेशन आपको अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कर दीजिए। देखिए, शेयर जब कहा जाता है ना, तो मतलब होता है कि शेयर करिए भाई, खाली हम लोग बोल देते हैं और आप लोग ध्यान ही देते हैं। भाई, आप किसी एजुकेशन ग्रुप से जुड़े हों, आपने कोई ग्रुप बनाया, उसमें शेयर कर दीजिए, कुछ और लोग जुड़ जाए, कुछ और लोगों का फायदा हो जाए। तो थोड़ा सा ध्यान रखिए, है ना। और अगर पहली बार चैनल विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और एलटी ग्रेड की अगर तैयारी कर रहे हैं या टीजीटी की, तो प्लेलिस्ट दोनों की चैनल पर मौजूद है, विजिट करिए, खूब उनसे आनंद उठाइए और फ़ायदा उठाइए। ठीक है, इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, और टेलीग्राम का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, चलिए लगे रहिए मजबूती के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।